लोगों ने क्वेश्चन करना है। हम टेंसेस को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से इसके यूसेज के एस्पेक्ट से हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम डिटेल में सारे टेंसेस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीजें देखेंगे जो एग्जामिनर जो है वो एक क्वेश्चन की शक्ल में आपको दे सकते हैं। अच्छा, ये पीपीटी आप सबको नजर आ रही है? जी सर। यस सर, हमने ना सर हमने ग्रुप में ओपन किया हुआ है, तो वहाँ अच्छा, से ठीक हो गया, हम लोग। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट जो लाइन है देखें जरा कि टेंस एंड इट्स यूसेज में अहमद वेंट टू कॉलेज रेगुलरली। अच्छा, पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर इस तरह का ब्लैंक दी जाए या इस तरह से दिया जाए और आपसे यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड करने को कहा जाए, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। वो क्योंकि हमारे यहाँ पर स्लाइड में जगह नहीं थी तो मैंने इस तरह से लिखा है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो ब्लैंक देगा और नीचे 4 ऑप्शन देगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो फाइल सेंड की उसमें दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपने जो करना है, यू आर टू फाइंड द क्लू वर्ड। यहाँ पर क्लू वर्ड क्या है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस में देखें क्लू वर्ड हमारे लिए क्या है, जो हमें गाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस आ सकता है या कौन से टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्लू वर्ड है रेगुलरली। रेगुलरली जो वर्ड है वो क्लू वर्ड है, और ये इस तरह का जो रेगुलरली क्लू वर्ड है ये हमें बताता है कि यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए। क्यों? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस रूटीन के कामों को, रूटीन वर्क्स को, फैक्ट्स को और हॉबीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हॉबीज, रूटीन वर्क्स एंड फैक्ट्स। अच्छा, अब देखें कि कौन कौन से वर्ड्स आए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे लिए क्लू वर्ड हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में डेली का वर्ड आ जाए, जनरली का वर्ड आ जाए, ओकेजनली का वर्ड आ जाए, यूजुअली का वर्ड आ जाए, रेयरली का वर्ड आ जाए, सेल्डम का वर्ड आ जाए, ऑफन का वर्ड आ जाए, या कोई फैक्ट हो हमें पता है, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक साइंटिफिक फैक्ट है, या हॉबीज हैं, आई लाइक गार्डनिंग है, ही लाइक्स गार्डनिंग है। तो यहाँ पर अगर उस सेंटेंस में आप लोगों के लिए क्लू वर्ड क्या हो सकता है कि इस तरह के वर्ड्स हों, रेगुलरली, डेली, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली, रेयर को एक्सप्रेस किया है, तो वहां पर हमें प्रेजेंट है वो क्या है, फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट में ही शीट हो या ही शीट होगा या कोई नाम होगा तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पीपीटी मैंने आप लोगों को शेयर की थी फाइल में, उसमें यहाँ पर देख लीजिएगा कि आगे जाके नंबर था मेरा ख्याल है ये लेट मी चेक इट, 9 में था ही सेल्डम डैश म्यूजियम। यहाँ पर विजिटेड था, आंसर में विजिट था, विल विजिट था और वुड विजिट था। तो यहाँ पर सेल्डम का जो वर्ड है वो हमारे लिए क्लू वर्ड है, ये हमें गाइड करता है कि यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्डम के बाद विजिट करेंगे। इस बात की समझ आ गई सबको? जी सर। यस सर। जी सर। मैंने ये कहा कि कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं हमें सेंटेंस में, वो हमें आंसर को गाइड करेंगे, वर्ड गाइड करेगा। तो टेंसेस में से जब भी सेंटेंसेस आपको दिए जाएं और आपको कहा जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस आ सकता है, एप्रोप्रिएट अगर टेंस चूज करना है तो आप क्लू वर्ड की तरफ जाएंगे। दैट क्लू वर्ड विल गाइड यू टू द एप्रोप्रिएट आंसर। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर रेगुलरली है, तो रेगुलरली ने हमें गाइड किया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई बता सकते हैं? अहमद? हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर होना ये चाहिए अहमद गोज टू कॉलेज रेगुलरली। क्यों, कैसे पता चला? हमें रेगुलरली ने गाइड किया, तो लिहाजा तमाम रूटीन के काम जो कंटिन्यूस होते हैं, रूटीन के काम होते हैं और फैक्ट्स होते हैं और इसी तरीके से हॉबीज होते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। अब क्लियर है ये?
Yes, जी sir. सर क्लियर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें तो ही रोट ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन एस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट है। एट द मोमेंट हमें गाइड करता है कि इसी वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम हो रहा है। एनी एक्शन दैट हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो हमें क्लू वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? पॉसिबल नाउ हो सकता है, एट द मोमेंट हो सकता है, करंटली हो सकता है, नाउअडेज हो सकता है। तो ये हमें गाइड करता है कि कोई काम अभी हो रहा है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद इस एमआर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को दिया था यानी क्वेश्चन, उसमें देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने दिया था। अच्छा, बर्ड्स डैश आउटसाइड, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आर चिरिपिंग, यानी कोई काम अभी हो रहा है। आर हो कोई काम आर आएगा ना। वेरी गुड, आर चिपिंग वाला होना चाहिए। वेरी गुड, आर चिरिपिंग होना चाहिए था। तो यानी कोई काम अभी हो रहा है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के क्लू वर्ड्स बताए जो कि आपने मेमोराइज करने हैं। जिस तरह प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के मैंने बताए थे कि डेली हो, जनरली हो, ओकेजनली हो, यूजुअली हो, रेयरली हो, सेल्डम हो, ऑफन। जी 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 पूछें। सर मैं ये बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमें हेल्प करता है ना सर इसको समझने के लिए। वो तो करता है, लेकिन अगर वो ना दिया हो, एग्जामिनर ने ब्लैंक थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म इस्तेमाल। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जी सर जी बता। देखिए अभी ये जो सेंटेंस है इज एम आर जो इस्तेमाल होता है वो भी हमें इसमें हेल्प ही करता है। रोट एन ऐसे, अगर वो एग्जामिनर ने ना दिया हो ना, वो ऑप्शन में दिया हो तो आपको क्लू वर्ड गाइड करेगा ना। देखें एग्जामिनर ने तो उसको ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की है, ही रोट एन ऐसे। सपोज यहाँ पर ब्लैंक दी जाए, ही डैश एन ऐसे एट द मोमेंट। अब नीचे ऑप्शन में दिया जाए रोट, इज राइटिंग, हैज रिटन या विल राइट। अब यहाँ पर हमें कैसे पता? तो हमें क्लू वर्ड एट द मोमेंट गाइड करेगा। वो एट द मोमेंट से हम फिर जाएंगे कंटिन्यूअस की तरफ। तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज़-एम-आर के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस या ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्ब आएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा, नंबर थर्ड देखें जरा। नंबर थर्ड में देखें सेंटेंस इस तरह से है कि अगर यहाँ पर ब्लैंक हो, इज असाइनमेंट येट हो, यहाँ पर नीचे दिया हो हैज नॉट सबमिटेड, अगला दिया हो डिड नॉट सबमिट, अगला हो डज सबमिट, अगला हो विल नॉट सबमिट। अब हमें कौन सा वर्ड है जो हमें गाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर अप्लाई होना चाहिए? तो येट आ जाए या सो फार आ जाए या जस्ट आ जाए, तो ये क्लू वर्ड्स हैं कि कोई काम नियर पास्ट में कंप्लीट हुआ है या होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। यानी कोई काम नियर पास्ट में कंप्लीट हो या कंप्लीट होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है, तो अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही हैज नॉट सबमिटेड हिज असाइनमेंट येट। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आप लोगों को स्लाइड नजर नहीं आ रही है? अब आ रही है? आप अपनी पीपीटी ओपन कर दें व्हाट्सएप में जाके। अच्छा, मैंने एक जुमला दिया था नंबर 11 चेक करें। नंबर 11 में जो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन पेपर शेयर किया था उसमें लिखा हुआ था आई नॉट टेकन लंच सो फार। तो यहाँ पर है डिड नॉट टेकन, विल नॉट टेकन, हैज नॉट टेकन और हैव नॉट टेकन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अब यहाँ पर देखें
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई होगा सो फार की वजह से। हमारे पास क्लू वर्ड सामने आ गया सो फार, ये हमें गाइड करेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई होना चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव दोनों आते हैं। आई के बाद ही शीट होगा तो हैज होगा, आई के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैज होना चाहिए। आई हैव नॉट टेकन लंच सो फार, ये करेक्ट होगा। क्लियर है ये? सर दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो वहाँ से नहीं ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इजी से देख रहे हैं सारे व्हाट्सएप से। अच्छा, मैं फिर कोशिश करता हूँ। फिर कर लें सर। अब नजर आ रही है सर? नो सर, नो सर। अब नजर आ रही है? नहीं सर, नहीं सर, आप दोबारा उसको नहीं आ रही? स्टॉप करके दोबारा शेयरिंग पे फिर से चले जाएं जाता हूँ। सर। ओके ओके वेट, ओके ओके सर, ओके मैं भी करता हूँ। इसमें चूक हो गई है। अच्छा, अब नजर आ रही है सर? जी सर, जी सर, चल रही है वो, बिल्कुल ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम डिस्कस ये कर रहे थे, मैं प्रेजेंट, वो ब्लैंक देगा, नीचे 4 ऑप्शंस देगा, ही डैश ना या हिज असाइनमेंट येट, फॉर एग्जांपल नीचे वो देगा हैज नॉट सबमिटेड, डिड नॉट सबमिट, विल नॉट सबमिट, डज नॉट सबमिट। अब आपने किस टेंस को ऑप्ट करना है, ये इनएप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, इसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यू आर टू आइडेंटिफाई द क्लू वर्ड। अब क्लू वर्ड फाइंड करेंगे तो आपको टेंस का स्ट्रक्चर गाइड करेगा। यहाँ पर येट या सो फार हमें गाइड करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि कोई काम नियर पास में या कंप्लीट हुआ है या होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हम फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अगर यहाँ पर ही होता तो हम क्या करते, हैज नॉट सबमिटेड होगा, और अगर यहाँ पर आई होगा तो हैव नॉट सबमिटेड होगा। आपने ये जरूर देखना है, हो सकता है वहां पर दोनों ऑप्शन दिया हो, हैज नॉट सबमिटेड और हैव नॉट सबमिटेड, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है क्लू वर्ड को, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देखना है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है कि कौन सा टेंस अप्लाई होगा, फिर उसके सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को पुट करना है। हो सकता है वहां पर दोनों ऑप्शन दिए गए हों। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्लू वर्ड है येट और सो फार। उसके बाद नेक्स्ट है, देखें जरा कि नेक्स्ट स्लाइड अगर आपको नजर आ रही है तो, इट ब्रैकेट में लिखा हुआ रेन्स सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ हमारे लिए क्लू वर्ड है सिंस। जब कभी भी सिंस और फार का क्लू वर्ड हो तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। हम चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यानी जो स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जामिनर ने तीनों नहीं दिए होंगे, इन तीनों में से कोई एक दिया होगा, तो आपने बड़ा केयरफुल होना है। हो सकता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दिया हो, या हैड बीन दिया हो, या शैल हैव बीन या विल हैव बीन भी दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंस और फार आ जाए तो आपने समझना है कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है ना ये स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर वो प्रेजेंट परफेक्ट भी कंटीन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि उसमें यहाँ पर एग्जामिनर चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ऑप्शन दे सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ऑप्शन दे सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ऑप्शन भी दे सकता है। तो इसके अलावा कोई और ऑप्शंस होंगे तो वो नहीं होंगे, आंसर इसका इन्हीं तीनों में से एक होगा। तो ये तीनों में से 2 नहीं देगा या एक ही दे देगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि जब कभी भी सिंस और फार की ऑप्शन होगी तो यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो रूल होगा वो अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें नंबर 13 जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, इट डैश फॉर 2 आवर्स, इज रेनिंग, विल रेन, हैज बीन रेनिंग, या यहाँ पर अगर दिया हो हैव बीन रेनिंग तो यहाँ इट के साथ हैज बीन रेनिंग आता है, तो हैज बीन रेनिंग जो था आंसर वो करेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ आ गया सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें?
मैंने दोबारा ये कहा, रिपीट करें सर प्लीज। ओके ओके, मैंने ये कहा, अच्छा मैं भी करता हूँ। मैंने ये कहा कि क्लू वर्ड हमारे लिए यहाँ पर इस सेंटेंस में सिंस है। जब कभी भी सेंटेंस में सिंस या फार आ जाए तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये सिंस और फार आता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सिंस और फार आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सिंस और फार आता है। तो ये एग्जामिनर जो है यहाँ पर क्या करेगा, जैसे मैंने ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, इट डैश फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर इज रेनिंग दी है, विल रेन दिया है, हैज बीन रेनिंग दी और रेन दिया है। तो यहाँ पर एग्जामिनर जो है इन तीनों टेंसेस में से कोई एक देगा। वो जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के तीनों टेंसेस हैं उनमें से कोई एक देगा, क्योंकि तीनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा आपने ये याद रखना है कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने हैज बीन और हैव बीन लिखा है, तो यहाँ पर हैड बीन भी हो सकता है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन भी हो सकता है। तो अच्छा, एग्जामिनर जो है आपने क्या करना है, उनके 4 ऑप्शंस को देखने हैं। तो उनमें से इन तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में से कोई एक भी देगा तो आपने उस आंसर को करेक्ट करना है। इसके अलावा बाकी टेंसेस जो है वो रॉन्ग होंगे। तो सिंस और फॉर जब भी यूज होगा किसी सेंटेंस में, तो मैंने ये बताया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। उन तीनों में से कोई एक ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट होगा। सर हाँ जी सर, अगर ये तीनों देके ऑल ऑफ अबव करेंगे तो ऑल ऑफ अबव पे टिक करेंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर इस तरह का ऑप्शन होगा तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट कर देगा या ऑल आर करेक्ट कर देगा, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ये करेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कंदीला बतूल सर। ठीक हो गया, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा अगला देखें जरा, अगला जो हमारा स्क्रीन नजर आ रही है आप सब लोगों को? हेलो, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ब्रैकेट में है इनॉग्रेटेड, यहाँ पर वैसे होना चाहिए था कोई और विल इनॉग्रेट, क्योंकि सेकंड ऑप्शन ही मैंने करेक्ट दी है। द एजुकेशन एक्सपो यस्टरडे। अच्छा, यस्टरडे जो है हमारे पास क्लू वर्ड है, लास्ट वीक यूज हो सकता है, इसी तरह का लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या इन 2000, जैसे हम 2023 में हैं तो बैक 2022 से पहले की कोई डेट दे सकता है एग्जामिनर। तो ये क्लू वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के बाद ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आंसर में ही सेकंड फॉर्म यूज की है। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म या कोई और फॉर्म यूज होती तो हम करेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द एजुकेशन एक्सपो यस्टरडे कहते हैं। इसी तरीके से देखें जरा, मैंने आप लोगों को जो नंबर 12 चेक करें, जो पीपीटी मैंने आप लोगों को शेयर की थी, दे डैश लाहौर लास्ट ईयर। अब यहाँ पर लास्ट ईयर हमारे लिए हमारे पास क्लू वर्ड है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में विजिटेड है, विल विजिट है, वुड विजिट है और हैड विजिटेड, कौन सा आना चाहिए यहाँ पर? विजिटेड क्यों? वेरी गुड। यहाँ पर चूंकि लास्ट ईयर ने हमें जो गाइड किया, ये जो लास्ट ईयर है ये क्लू वर्ड है हमारे लिए पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्लू वर्ड्स कौन कौन से हैं? यस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, या इन 2000 करके बैक का कोई ईयर बताया जाए। व्हेन एग्जैक्ट टाइम इज मेंशन, पास्ट का कोई भी टाइम मेंशन होगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आएगा। और नेगेटिव बनाने के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती है। तो ये रूल भी आपने याद रखना है। हो सकता है एग्जामिनर को ऐसा स्ट्रक्चर दे दे जिसमें नेगेटिव जो है, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यूज होता हो, तो आपने इसको उसी तरह से करेक्ट करना है। ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाएं जरा, नेक्स्ट पीपीटी पे। आसिम डिलीवर हिज स्पीच टुमारो। अब यहाँ पर क्लू वर्ड हमारे पास है टुमारो। टुमारो वर्ड आ जाए। हाँ जी, क्या करें? पीपीटी शो नहीं हो रहे सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है।
मैं फिर से कोशिश करता हूँ, ठीक है? आप लोग इधर ही रहिएगा। अच्छा, अब देख लीजिएगा, अब नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रहे हैं सर। नजर आ रही है? अभी आ गई सर, अभी हमारे पास जो है आसिम डिलीवर्ड हिज स्पीच टुमारो। अब यहाँ पर अगर किसी का माइक ओपन है तो काइंडली उसको ऑफ कीजिएगा। टुमारो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्लू वर्ड है। अगर टुमारो आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, या इन करके आगे का ईयर दिया जाए, जैसे हम 2023 में है, आगे 2024, 25, 26, इस तरह का अगर हमें यहाँ पर ब्लैंक दे दें, आसिम डैश स्पीच टुमारो या नेक्स्ट ईयर, तो ये अब यहाँ पर ऑप्शन में होगा विल डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्स एंड डिलीवर, विल हैड डिलीवर्ड। अब यहाँ पर क्लू वर्ड जो है हमें गाइड करेगा कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। तो हम जो देखेंगे सबसे पहले क्लू वर्ड को। अगर ये क्लू वर्ड हमें पता चल जाए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमने याद करना है। वो क्या है, सब्जेक्ट के बाद शल, विल के बाद वर्ब की वी के साथ शल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। जैसे मैंने आपको एक दिया था, देखें, ही डैश, आई डैश यू टुमारो। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दी थी शल विजिट, वुड विजिट, विजिटेड एंड हैड विजिटेड। व्हाट शुड बी द आंसर? क्या होना चाहिए आंसर इसका? I shall visit. वेरी गुड, शल विजिट। यहाँ टुमारो ने हमें गाइड, उस टुमारो की वजह से हमने क्या, अगर यहाँ यस्टरडे होता तो क्या होना चाहिए था? विजिटेड। अगर यहाँ पर आई डैश यू टुमारो की जगह आई डैश यू यस्टरडे होता, तो विल विजिट, वुड विजिट, विजिटेड एंड हैड विजिटेड में क्या होना चाहिए था? विजिटेड। विजिटेड होना चाहिए था। वेरी गुड। तो यहाँ पर यानी देखें जरा कि एग्जामिनर क्या करता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसमें कोई क्लू वर्ड होगा, वो क्लू वर्ड आपको गाइड करेगा टेंस के टेंस को की तरफ गाइड करेगा, और टेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो आप उसके आंसर को करेक्ट कर सकेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब हम आते हैं कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। देखें, कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशन कहते हैं एग्रीमेंट को। कंडीशन जो होता है, मेरी होते हैं, इसको हम जरा देखते हैं कि ये कैसे जो है वर्क करते हैं। किसी का माइक अगर ओपन है तो काइंडली बंद कीजिएगा। हेलो, किसी का माइक जरा ओपन है तो काइंडली बंद कीजिएगा। मैं बात कर रहा था कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशन की जब भी हम बात करेंगे तो कंडीशन कहते हैं अग्रीमेंट को। अ ग्रामेटिकल रिलेशनशिप इन विच वन सिचुएशन इज सेड टू बी डिपेंडेंट ऑन अनदर, यानी एक सिचुएशन दूसरे पर डिपेंड करती है। कैसे करती है? फॉर एग्जांपल देखिए, जीरो कंडीशन। अब आ रही है? अब हो रही है? जी सर, हो रही। अच्छा, फर्स्ट है जीरो कंडीशन। जी सर, जीरो कंडीशन। जी। अच्छा, जीरो कंडीशन कब इस्तेमाल करते हैं? जीरो कंडीशन जब कभी भी कोई फैक्ट, हाँ जी सर, वो डिफिनीशन अभी जो बताया था एक दफा फिर रिपीट करें सर, और थोड़ा स्लो पढ़े आप। अच्छा, ठीक हो गया। मैंने ये कहा कि कंडीशन कहते हैं बुनियादी तौर पर, ये लैटिन वर्ड कंडीशो से निकला है जिसका मतलब है एग्रीमेंट। और मैंने ये कहा कि अ ग्रामेटिकल रिलेशनशिप इन विच वन सिचुएशन is said to be dependent to another, यानी एक सिचुएशन दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो पास होंगे, यानी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। यानी वी अप्लाई सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन कंडीशन, और उसका हमें रिजल्ट मिलता है।
तो जीरो कंडीशन जो होती है वो हम फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स को और ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए शो नहीं हो रहे हैं सर अभी भी। ओहो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ सर, एक मिनट। स्लाइड शो ना हो तो मजा नहीं आता है सर। ठीक है, मैं भी करता हूँ। अब अभी मैं आप लोगों को, अब देख लीजिएगा जरा, शो हो रही है? हाँ जी, अब हो रही है? जी सर, हो गया सर, हो गया। अच्छा, जो फर्स्ट कंडीशनल है वो क्या है? जीरो कंडीशनल कहलाता है, या जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशन क्या है कि जब हम कोई भी ट्रुथ या कोई साइंटिफिक फैक्ट एक्सप्रेस करते हैं तो हम जीरो कंडीशन यूज करते हैं। और जीरो कंडीशन क्या है कि इफ कंडीशन में के बाद हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं, और अगर कोई फैक्ट हो या ट्रुथ हो तो हम दोनों साइड पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इफ यू हीट द आइस, जब आप हीट करते हैं आइस को, इट मेल्ट्स। यहाँ पर क्या आना चाहिए? इट विल मेल्ट, इट मेल्टेड। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं है, जो कि गलती हो गई मेरी तरफ से। तो यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए मेल्ट्स। यानी देखें जरा कि आप कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन का रिजल्ट 100% कहीं पर भी अप्लाई की जाए तो यही आता है। देखें, आप कहीं पर दुनिया के किसी कोने में भी आप आइस को हीट करेंगे तो वो मेल्ट ही होगी। तो यहाँ पर ये गलती, इसको करेक्ट कीजिएगा। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स होना चाहिए था। तो हमें यहाँ पर क्या है कि इफ कंडीशन में कोई ऐसा कोई ट्रुथ हो या कोई फैक्ट एक्सप्रेस किया जाए और उसका रिजल्ट दुनिया में कहीं पर भी अगर अप्लाई करें तो 100% वही आ रहा हो, तो हम उस वक्त क्या करते हैं? इफ कंडीशन के बाद प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करते हैं, और सेकंड पार्ट में भी हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करते हैं। या ऐसे समझ सकते हैं, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हम यूज करेंगे। ये क्लियर है? हेलो? जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर। मैंने ये कहा, देखें, ये जो कंडीशनल क्लाज में दो क्लाज हैं, एक इफ क्लाज है और एक मेन क्लाज है। इफ क्लाज में कंडीशन होती है, मेन क्लाज में उसका रिजल्ट होता है। तो मैंने ये कहा कि अगर इफ क्लाज में कोई फैक्ट हो या कोई ट्रुथ हो तो दूसरी साइड पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। यानी मैंने ये कहा कि इफ यू, जैसे मैं अगर मैं जुमला एक आप लोगों को चेंज कर देता हूं कि इफ यू हीट द वाटर, अगर आप वाटर को हीट करते हैं, इट डैश इवोपरेट, विल इवोपरेट और इवोपरेटेड, क्या होना चाहिए? इट इवोपरेट्स। इवोपरेट्स। कैसे पता चला कि हमने जो कंडीशन है, वेरी गुड, इवोपरेट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन हमने अप्लाई की है, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट वही आ रहा हो, तो हम दोनों साइड पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्लियर है ये? हाँ जी, यस सर। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस था जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भेजा था, उसमें फर्स्ट यही था कि इफ यू हीट द वाटर इट डैश। तो यहाँ पर वो उसमें गलती थी, तो मैंने बाद में करेक्ट किया है, इवोपरेट्स होना चाहिए। क्यों? द कंडीशन दैट वी आर अप्लाइंग, जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि वाटर को कहीं पर भी हीट करें दुनिया के किसी कोने में भी तो वो इवोपरेट ही करेगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यानी कंडीशनल पार्ट में भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करेंगे इफ के बाद, और उसके बाद जो सेकंड मेन क्लास होगा उसमें भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्लियर है? सर स्लाइड शो नहीं हो रही है। ओहो, पता नहीं क्या मसला आ रहा है, एक मिनट में फिर करता हूँ। सर ये आप डॉक्यूमेंट्स में जाके ओपन करें तो वो लेफ्ट नहीं होती है सर, भी व्हाट्सएप से करें तो फिर बार बार ये कट जाती है। डॉक्यूमेंट से कहाँ से? मतलब मैंने तो मोबाइल में खोला वैसे। अच्छा, अभी देखते हैं। सर ये आपके डॉक्यूमेंट्स में भी होती है ना सर? अच्छा, ठीक है सर, ठीक हो गया। अच्छा, समझ गया। अच्छा, सेकंड जो जीरो के बाद फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी देखें जरा, फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं तो
सारे मेहनत करते हैं, कोई पास हो जाता है, कोई फेल होता है, पॉसिबिलिटी होती है। यानी कोई भी काम करते हैं, कोई कंडीशन आप अप्लाई करते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी हो उसमें पास और फेलियर की, यानी वो कंडीशन जो हम अप्लाई करते हैं उसमें पॉसिबिलिटी हो, चांसेस हो होने के या ना होने के, जो उसका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमें मिलने के और न मिलने के दोनों पॉसिबिलिटी हो, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है कि इफ के बाद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम यूज करते हैं, तो दूसरी साइड पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ के बाद फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होगी, तो सेकंड जो मेन क्लास होगा उसमें शल या विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल देखें, इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? यू डैश सक्सेस, विल गेट सक्सेस, गेट सक्सेस, गेट सक्सेस, गॉट सक्सेस, क्या होना चाहिए? You will get वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट तो नहीं है, पॉसिबिलिटी है, मेहनत करते हैं और कामयाबी हो सकती है। आपने फर्स्ट कंडीशन ये याद रखनी है कि इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, सेकंड पार्ट में जो मेन क्लास होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड कंडीशन की तरफ, जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर लाइट जी जी वालेकुम। नहीं थी सर, अभी ज्वाइन किया है सर। थोड़ा सा टेस्ट देंगे सर स्टार्ट से एट द एंड ऑफ लेक्चर से। अभी समझ नहीं आ रही क्या पढ़ रही हाँ, टच दूंगा, टच बिल्कुल बिल्कुल टच दूंगा, बिल्कुल टच दूंगा। अभी जरा सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके सर। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप रात को मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? अच्छा, ठीक हो गया सर। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड कंडीशन, जिसको मैंने कहा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, यानी विशेस के लिए इस्तेमाल होती है कि मैं विश करता हूं कि अगर मैं होता, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ऐसा होता। और ये भी याद रखना है कि हो सकता है कि वो पहला पार्ट एग्जामिनर आपसे पूछे, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ मैंने वाज इस्तेमाल नहीं किया, वर इस्तेमाल किया है। तो ये याद रखें, जब भी हम कोई विश को एक्सप्रेस करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होती है, वाज नहीं बल्कि वर इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। इफ आई वाज प्राइम मिनिस्टर देगा, वर देगा, आर प्राइम मिनिस्टर देगा, एम प्राइम मिनिस्टर देगा। आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमने प्लूरल फॉर्म विश को एक्सप्रेस करने के लिए प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा ये पार्ट तो हो गया। इफ के बाद इफ कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं? अगर कोई हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो तो इफ कंडीशन में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जबकि मेन क्लास में वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन बताएगा? इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, यहाँ पर हेड जो है परफेक्ट का नहीं है, बल्कि देखें हैज की सेकंड फॉर्म हेड है। इफ आई हैड मनी आई डैश इट टू यू, यहाँ वुड लेंट है, हेड लेंट है, विल लेंट है और लेंट है। वुड। हेलो हेलो, जी सर कैरियन नहीं समझ आई? would have। मैंने ये कहा मिटी न सर, ये नजर आ रही है आप लोगों को? सर आपकी आवाज Would कट land, कट ठीक के है आ सर। रही है इधर। मैंने ये कहा जो सेकंड कंडीशन है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये कहा कि इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो सेकंड पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल देखें, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ये पार्ट आपको दिया गया है। एग्जामिनर दूसरा पार्ट आपसे पूछेगा तो आपने ये क्या करना है कि इफ के बाद अगर देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज इस्तेमाल हुआ या पास्ट सिंपल है, तो दूसरी साइड पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई डैश चेंज द एजुकेशन सिस्टम। वुड देखें, वर है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड पार्ट में आई के बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? आई वुड चेंज द सिस्टम। इसी तरीके से एक और जुमला मैंने आप लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। अगला देखें, इफ आई नीडेड योर हेल्प आई डैश यू। वुड कॉल होना चाहिए,
विल कॉल होना चाहिए या कॉल्ड होना चाहिए या कॉल होना चाहिए? कॉल सर। गुड कॉल सर। इफ वेरी गुड। इफ इस्तेमाल हो तो सेकंड पार्ट आपसे पूछा जाए तो आपने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करनी है। थर्ड कंडीशन देखें, ये आपने आपको क्या करेगा एग्जामिनर, एक पार्ट देगा, दूसरा पार्ट आपने आइडेंटिफाई करना है। ये किसी का माइक अगर ओपन है तो काइंडली बंद कीजिएगा। अच्छा, इफ के बाद अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो सेकंड जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखें, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई डैश पास्ट द एग्जाम, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वुड हैव। आई वुड हैव। वेरी गुड। अगर यहाँ पर होता इफ आई वर्कड हार्ड तो फिर क्या होना चाहिए था? वुड पास द एग्जाम। वुड पास, ऐसे ही होता ना अगर सेकंड। वेरी गुड। आगे आ जाएं जरा, एक और मैंने आपको स्लाइड शो की है, उसको मैं चार्ट बनाया है, इसको याद रखना है। जीरो कंडीशन में जनरल ट्रुथ फैक्ट्स को सर आपकी वॉइस क्लियर एक्सप्रेस करते हैं। इफ क्लास में इफ के बाद प्रेजेंट आएगा, मेन क्लास में भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आएगा। फर्स्ट कंडीशन में देखें जरा, इफ के बाद पॉसिबिलिटी है, आगे इफ के बाद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होगा। क्लियर नहीं है क्या मसला आ रहा पता नहीं। अब आ रहा है, अब आ रही आवाज? हेलो सर, काइंडली रिपीट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है। अब आ रही है? आवाज अब आ रही है आवाज मेरी क्लियर? आवाज आ रही है सर। आप जो है ना वो स्क्रीन बार बार हाइड हो रही है, उसको लेके चलें, फिर बाद में रिपीट करें। इनको थोड़ा सब्र करें आप लोग जो है ना सर, आप रिवाइज करेगा बाद में इसको पूरी। अच्छा, मैंने ये कहा कि जीरो कंडीशन में देखें जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हैं। इफ क्लास में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है और मेन क्लास में भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में इफ पॉसिबिलिटी को के लिए एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है और इफ क्लास के बाद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होता है। नेक्स्ट जो मेन क्लास होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। सेकंड कंडीशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है। इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है और सेकंड पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। थर्ड कंडीशन में मैंने कहा कि इम्पॉसिबल पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है और इफ के बाद पास्ट परफेक्ट या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो मेन क्लास होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब आप जो है अपनी जो पीपीटी जो मैंने शेयर की है जिसमें आप लोगों को मैंने कहा था कि ब्लैंक को फिल करें, अगर इस चार्ट को सामने रख के आप फिल करेंगे तो आप फौरन जो है आंसर की तरफ जा सकेंगे। नेक्स्ट है, देखें जरा कुछ वोकैबुलरी के निमोनिक्स हैं। आर्की और क्रेसी जब कभी भी यूज होगा तो इसका मतलब है टू रूल, रूल करना। आर्की एंड क्रेसी। अच्छा, डेमो का मतलब है, ये आपने याद रखना है, आगे जाके आप लोगों ने आंसर करना है। डेमो का मतलब है पब्लिक, डेमो कहते हैं पब्लिक को, लोगों को, आवाम को। एंथ्रोप कहते हैं ह्यूमन बीइंग, इंसान को। गॉग या गॉजी जो है वो टीचर को यूज करते हैं या टीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, टीचर या टीचिंग के लिए। ए और एन जब कभी भी किसी वर्ड के साथ अटैच होता है तो उसका मतलब है विदाउट। मिस कहते हैं, मिस किसी वर्ड के साथ एज प्रीफिक्स यूज होगा तो उसका मतलब है नफरत करना। फाइल जब भी किसी वर्ड के साथ ऐड होगा तो उसका मतलब है लव। और पीडियो या पीडो जब भी कोई वर्ड के साथ अटैच होगा एज प्रीफिक्स तो इसका मतलब है चाइल्ड। अब हम आते हैं वर्ड्स की तरफ। डेमोक्रेसी, डेमो अभी हमने पढ़ा था, डेमो का मतलब है पब्लिक और क्रेसी का मतलब है रूल। वेरी गुड, तो रूल बाय पब्लिक होगा। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टो कहते हैं, एरिस्टो एलीट क्लास को कहते हैं, प्रिविलेज क्लास, एलीट क्लास, इन्हें सबसे जो रिच क्लास है उसको कहते हैं। क्रेसी कहते हैं रूल करना, तो अशराफिया की जो हुकूमत होती है रूल बाय रिच क्लास, इसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी कहते हैं।
ऑटो कहते हैं सेल्फ को, क्रेसी का मतलब है रूल करना। तो एक बंदा जब रूल करेगा तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, या डिक्टेटरशिप जो होती है वो ऑटोक्रेसी ही होती है। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टो कहते हैं वैसे उसको चोरी करने को, थीफ को कहते हैं, या टू स्टील समथिंग। क्रेसी का मतलब है रूल करना, तो यानी चोरों की जो हुकूमत होगी इसको कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। मोनार्की जो है, आर्की का मतलब भी रूल करना है, मोनार्क कहते हैं बादशाह को, मोनार्की यानी रूल बाय मोनार्क, रूल बाय किंग। मोनार्क मींस किंग, आर्की मींस रूल, तो रूल बाय किंग जो होगा वो क्या है, मोनार्की कहलाएगा। उसके बाद है थियोक्रेसी। थियो कहते हैं रिलीजन को, थियो जहां कर भी, जैसे थीस्ट कहते हैं ना, थीस्ट थी कहते हैं, वैसे आइडियोलॉजी या बिलीफ को कहते हैं। थियोक्रेसी मींस रूल बाय द रिलीजियस क्लास ऑफ द सोसाइटी, उसको कहते हैं थियोक्रेसी। कोई मौलवी की हुकूमत होगी उसको कहते हैं, जैसे यूरोप में पोप की हुकूमत है तो वो थियोक्रेसी होगी। पेट्रियार्की, पेट कहते हैं फादर को, आर्की मींस रूल, यानी किसी घर में घर का जो सरबराह होगा वो रूल कर रहा होगा, फादर होगा, दादा होगा, मेल होगा, तो उसको पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की मींस रूल बाय फादर। और मैट्रियार्की, मैट्री कहते हैं मदर को, तो जिस घर में यानी किसी मदर की हुकूमत होगी, किसी फीमेल की हुकूमत होगी तो उसको कहते हैं मैट्रियार्की। एन का हमने पहले ही पढ़ा था, ए और एन का मतलब है विदाउट, आर्की का मतलब है रूल, तो यानी बगैर किसी, यानी किसी की हुकूमत नहीं होगी, यानी हर तरफ अफरा तफरी नजर आ जाए, एनार्की नजर आ जाए, कियोस नजर आ जाए, किसी की भी हुकूमत, रिट ऑफ गवर्नमेंट नजर ना आ जाए, तो उस सिचुएशन में कहते हैं विदाउट गवर्नमेंट, यानी किसी की भी हुकूमत नहीं है, उसको, उस सिचुएशन को कहते हैं एनार्की। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो कहते हैं ऑफिशियल को, क्रेसी का मतलब है रूल करना, तो रूल बाय ऑफिशियल्स होगा तो ब्यूरोक्रेसी होगा। ओलिगार्की कहते हैं, ओलिगो कहते हैं किंग को, आर्की का मतलब है रूल करना, तो रूल बाय किंग जो होगा वो ओलिगार्की होगी। मोनार्की और ओलिगार्की एक ही चीज है। मिस का वर्ड जो हमने पढ़ा था उसका मतलब है हेट्रेड, नफरत करना। एंथ्रोप का वर्ड हमने पढ़ा था इंसान, तो जो इंसान से नफरत करता है उसको कहते हैं मिस एंथ्रोप। इसी तरह हमने फाइल का वर्ड पढ़ा था, फाइल का मतलब है लवर, एंथ्रोप का मतलब है ह्यूमन बीइंग, तो फिलैंथ्रोप का मतलब है जो इंसानों से मोहब्बत करता है। जैसे अब्दुल सत्तार जो है यदि एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, तो फिलैंथ्रोप इज द पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बीइंग। तो मिसएंथ्रोप का वर्ड है, मिसएंथ्रोप का मतलब है, ये रिपीट हुआ है, इसका मतलब है जो इंसानों से नफरत करता है। डेमोगॉग, डेमो कहते हैं पब्लिक को, गॉग का मतलब है टीचर, यानी पब्लिक का जो टीचर होगा, यानी पब्लिक लीडर के तौर पर इस्तेमाल होता है डेमोगॉग। एंड्रोगोजी और पेडागोजी भी आपने पढ़ा है। एंड्रा का मतलब एडल्ट होता है, गोजी का मतलब है टीचिंग, तो यानी एडल्ट की टीचिंग को एंड्रोगोजी कहेंगे। पेड कहते हैं चाइल्ड को, पेडागोजी, गोजी मींस टीचिंग, तो जो बच्चों की जो टीचिंग होगी, बच्चों को टीचिंग होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पेडागोजी कहेंगे। डेमोग्राफी, ग्राफी कहते हैं राइट करना, स्टेटिस्टिक डेटा के बारे में यानी इकट्ठा करना, उस मीनिंग में। डेमो कहते हैं पब्लिक को, यानी किसी पब्लिक की पॉपुलेशन के बारे में डेटा इकट्ठा करना, वो डेमोग्राफी कहलाता है। अच्छा, डेमोक्रेट, डेमो कहते हैं पब्लिक को, क्रेट यानी उस एटीट्यूड के मीनिंग में इस्तेमाल होता है जो ये चाहता है कि पब्लिक की हुकूमत होनी चाहिए, उसको कहते हैं डेमोक्रेट। कहते हैं कि मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं अप्रोच, मेरी जो अप्रोच है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक की मेजॉरिटी में से जो नुमाइंदे हैं वो रूल करें, तो उसको कहते हैं डेमोक्रेट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब आपने करने क्या है, ये प्रीफिक्स सफिक्सेस याद करने हैं जो आपको मैंने